अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। मणिपुर मुद्दे पर मंगल के रोज़ लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में सुबह 11 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने 3 मिनट बाद ही ऐवान को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। यही हालत लोकसभा के दोबारा शुरू होने पर बनी रही। पार्लियामेंट एमपीज ने ऐवान में नारेबाजी की और सदर की कुर्सी के पास पहुंचकर इंडिया फॉर मणिपुर के पोस्टर दिखाए। इसके बाद लोकसभा दोबारा 5 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसे ही हालात रहे। कार्रवाई पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। मणिपुर के मसले पर बहस की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत अपोजिशन पार्टी एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए थे। राज्यसभा तीसरी बार नारेबाजी के बीच शुरू हुई। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक कार्रवाई चली। इस दौरान मुख्तलिफ बिल्स पास किए गए। शाम 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई। इस दौरान अमित शाह ने हुकूमत की कामयाबियां गिनाई। अमित शाह ने खेती, किसानी और कोऑपरेशन की बात की। अपोजिशन ने मणिपुर मणिपुर शेम शेम, जवाब दो, वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन 161 श्री वीके श्रीकंदन। माननीय मंत्री जी, श्री गौरव गोगोई जी। क्वेश्चन नंबर 62 श्री मनीष तिवारी जी। माननीय मंत्री जी, नो। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। इस समय महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलाएं, सदन पर प्रश्नकाल पर आप चर्चा करें, सरकार की जवाब देते करें। एक अच्छे प्रयास की कोशिश करना चाहिए। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्या रोज नारेबाजी करते हैं आप? नारेबाजी से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलना। आकर आइए, अपनी अपनी सीट पर विराजे। मैं हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है, संसद की गरिमा को बनाए रखें। रोज प्ले कार्ड लाना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मैंने आपसे पहले भी आग्रह किया है, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, संसद की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष, संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन फिर से पुरजोर तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष, ये 2 साल में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहला काम जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को पुनर्जीवित करना,
वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है। सर वो टाइम से होता सर, अदरवाइज यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट सर, यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, ये heartless people साहब, Well, helping them. once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see Sir, this side. I So can- your heart goes that Sir, side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match No, it. no, okay, sir. Thank you for your good So, words. sir, what's the point, sir? मेरा पॉइंट यही है सर, देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। सर देखिए, आप कब कहते हैं तभी मैं उठता हूँ, जब आप Please maintain order in the house. तभी मैं बोलता हूँ। Leader of opposition and I must. डिसेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं बात कर रहा था तो मैं जब Only कर रहा था leader of opposition. Please. मैं जब बात कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस उठकर कहे, Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take, yes, now. सर Please. मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा था, तब लीडर ऑफ द हाउस सडनली उठ गए और नहीं उठ गए, लेकिन आप मुझे सिखाए, आप हाथ इधर है उधर, पूरा हाथ आप घुमा के उससे उधर लीजिए। इधर ही है। नहीं उधर चले जाने दो, मैं किधर वो छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने यही बात, All the atrocities against women and children in Rajasthan and Chhattisgarh, which are just alluded. Government is ready for a discussion with both these issues also, because all over the country, if there is a crime against women, if there is a crime against children, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आज हम देश भर के अलग अलग इलाकों में देखते हैं, गंभीर समस्या, संवेदनशील विषय और सरकार के तैयार है इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश न करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सबने बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो दो आपके अलग अलग नोटिस आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें, सरकार इसके लिए तैयार है। किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें, महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें पीएम ने अपोजिशन के अलायंस के नाम इंडिया पर कहा कि जो लोग इख्तिदार चाहते हैं वो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं और वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं, इनमें भी इंडिया आता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया का नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। वहीं राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के बयान पर इतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म इंडिया का तक़ब्बुल ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। अरे आप मणिपुर पर बात करिए ना। अपोजिशन पार्टियों ने मंगल की सुबह स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक मीटिंग की थी। एजेंसी ने ज़रा के हवाले से बताया कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहा है, मणिपुर में मकाना जला है और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपोजिशन पार्टियों के जरिए अपने इत्तेहाद को इंडिया नाम दिए जाने पर हमला करते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि आप हमें जो चाहे बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर अहमद जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने मणिपुर के हालात का भी तस्करा किया। वो लिखते हैं कि मिस्टर मोदी, आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात बेहतर करने और हर खातून और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम वहाँ के सभी लोगों के लिए मोहब्बत और अमन वापस लाएंगे। हम मणिपुर में हिंदुस्तानी नजरिए की असर नौ तामीर करेंगे। I have said this yesterday. I am reiterating it today. The Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah, has said it on the floor of the House that he is ready for a discussion. He is the Minister in charge of internal security. It is absolutely appalling why the opposition doesn't want the truth regarding the Manipur crisis, as they so call it, to come to the fore. We reiterate our request as BJP members that the opposition allow a discussion as has been enunciated by Shri Amit Shah. कल भी मैंने कहा, आज भी दोबारा कह रही हूँ, राष्ट्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कल सदन में इस प्रस्ताव को रखा, इस निवेदन को रखा कि मणिपुर संबंधित घटनाओं के ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं आंतरिक सुरक्षा का जो दायित्व है वो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्र के गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि हमने बुलंद करने की कोशिश की है, वो भी अत्याचार अनाचार व्यवहार जो मणिपुर में हो रहा है और मणिपुर में जो ज्वलंत है प्राथमिकता होनी चाहिए, उस पर चुप्पी साथ तो उस पर नहीं बोलते या रिएक्ट करके 80 दिनों के बाद रिएक्ट करते हैं। वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में सत्ता मिलती है, वीडियो सरेआम आ जाता है, उसके बाद वो हरकतें करते हैं और उसके बाद जब जवाब देते नहीं बनता पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं। और जो हमारे अपने लोग, चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे सुशील जी हो, चाहे जितने हमारे नेता करके साहब हो, सब लोग जब आवाज बुलंद करते हैं पार्लियामेंट में तो उनको उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम लगाते हुए उनकी बातों को नहीं सुनना, दबाना और ये कहते कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। अधूरा सत्य है, यहाँ विपक्ष चर्चा से नहीं भाग रहा है,
विपक्ष नियमानुसार जो चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने 267 का जो नोटिस दिया हुआ है, जिसमें सरेआम सारे दिन पूरी पब्लिक के सामने चर्चा हो सकती है, पार्लियामेंट में जोर शोर से जरूरत पड़ी तो वोटिंग भी हो सकती है, वैसी चर्चा से भागकर आज बात चल रहे हैं कि उसके 2.5 घंटे और 2 घंटे की चर्चा तक, जहाँ कुछ देर सरकार बोलेगी, कुछ देर विपक्ष बोलेगा, तो फिर बात का समस्या का समाधान कैसे होगा। और उस बीच में सारे लोग जो सही मायने में राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की आवाज, अपने मणिपुर की आवाज उठा रहे हैं, उनको किसी न किसी बहाने ऐसा दिख रहा है कि बाहर किया जा रहा है, बाहर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी संजय सिंह जो हमारे इतने सिर्फ मित्र ही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं, बल्कि आज तो मैं मानता हूँ कि देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े गौरव का विषय है। इस सबसे आगे प्रखर आवाज में, जिस बुलंदता के साथ, जिस मजबूती के साथ ये बात रखते हैं, उनकी आवाज खोलने की कोशिश हुई है। आप देख रहे हैं उसी अन्याय के खिलाफ आज हमारे संजय सिंह जी, उनके तमाम लोग पक्ष में आज बैठे हैं यहाँ पर धरना पे। मणिपुर में 3 मई से जारी तशद्दुद के बीच 83 दिन बाद इंटरनेट खिदमात आर्जी तौर से शुरू करने का हुक्म जारी किया गया है। यानी रियासत में ब्रॉडबैंड खिदमात कुछ शर्तों के साथ शुरू की जाएंगी। इसके पहले रियासती पुलिस ने कहा था कि वो उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने खातून के खत का वीडियो मणिपुर का बताकर वायरल किया। पुलिस ने कहा कि 24 जुलाई को केस दर्ज किया गया है। वीडियो में बताया गया कि हथियारबंद लोगों ने मणिपुर में खातून का कत्ल किया, जबकि ये वाकया म्यांमार में पेश आया था। वीडियो फैलाने का मकसद रियासत के अमन को तबाह करना था और दंगे भड़काना था। उधर मणिपुर पुलिस ने 2 खवातीन को बरहना कर घुमाने वाले केस में 7वें मुलजिम को गिरफ्तार किया। 19 जुलाई को इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ था। इस बीच मंगल को मिजोरम में कुकी तबके के ताईद में रैली निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मेघालय में वज़ीर आला के दफ्तर पर हमला करने वाले 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बीजेपी महिला मोर्चा की 2 ओहदेदार भी शामिल हैं। उनकी पहचान बेलिना एम मराक और दिलचे मराक के तौर पर की गई है। तुरा में बनी सीएम ऑफिस पर भीड़ ने पीर की शाम को हमला कर दिया था, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। हमले के लिए उकसाने का इल्जाम 2 टीएमसी कायदीन पर लगा है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त सीएम कॉनराड सांगमा अचिक कंसोर्शियम हेली इंटीग्रेटेड क्रीमा और GHSMC के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत कर रहे थे। ये तंजीम पिछले 14 दिनों से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रही है। 농장 한번 만들고 버틀 보이나 버틀 스톤
स्विच ऑन है। 제알게스 가시칭저 그롱태고 지칭저 오사른저 저 속티갈로 저 ताकरकिंग मुल्क के शुमाली रियासतों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से इन रियासतों में सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ी रियासतों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश ने रास्ते रोक दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में जून से अब तक बादल फटने के 35 वाकयात पेश आए हैं। बीते 24 दिनों में 27 बार बादल फट चुके हैं। सैलाब से 158 लोगों की मौत हुई है, 606 घर ढह गए हैं और 5363 घर आर्जी तौर पे यानी कम डैमेज हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने पर जगह जगह से 1000 से जायद तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं दिल्ली में फिर सैलाब जैसे हालात बन रहे हैं। यमुना अब भी खतरे के निशान के ऊपर है। मंगल की सुबह इसका लेवल 205.45 मीटर दर्ज किया गया। आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया था। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद समेत 22 मसाजिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 21 जुलाई को मस्जिद के अहाते यानी वजू खाने को छोड़कर ASI के जरिए सर्वे कराने की दरखास्त को मंजूर करने के जिले अदालत के हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट की पीर के रोज की उस हिदायत के एक दिन बाद दायर की गई कि वाराणसी अदालत के हुक्म को 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक नाफिज नहीं किया जाना चाहिए ताकि मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से रुजू होने के लिए कुछ वक्त हासिल हो सके। सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई का हुक्म चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनाया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की गई कि 26 जुलाई को बुरी हुक्मनामा खत्म होने से कबल मस्जिद की अर्जी की समाअत की इजाज़त दी जाए। समाअत के दौरान 3 जजों की बेंच ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस बयान का भी नोटिस लिया कि वो ज्ञानवापी के मकाम पर कम से कम 1 हफ्ते तक कोई खुदाई करने का मंसूबा नहीं बना रहा है। हालांकि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात का तयन करने के लिए इस तरह की खुदाई की इजाज़त दी थी कि आया 16वीं सदी की मस्जिद एक कदीम मंदिर पर तामीर की गई थी। जब ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने की दरखास्त की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को ASI के मौक़िफ़ से आगाह किया था। जमीयत उलमा हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के जरिए खादियानियों के सिलसिले में कायम करदा मौक़िफ़ को दुरुस्त ठहराते हुए कहा कि ये पूरी उम्मत का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी का इसरार बेजा और गैर मंतकी है क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के औक़ाफ़ और उनके मफाद की हिफाजत के लिए कायम किया गया है जैसा कि वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है। इसीलिए वो कम्युनिटी जो मुसलमान नहीं है उसकी प्रॉपर्टी और इबादत गाहें उसके दायरे में नहीं आती। इसके मद्देनज़र 2009 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी पर यह मौक़िफ़ कायम किया था। वक्फ बोर्ड ने फरवरी 2023 में अपने बयानिया में इस मौक़िफ़ का अदा किया है। जमीयत ने कहा कि दीन इस्लाम की बुनियाद 2 अहम अक़ीदों पर है। तौहीद यानी अल्लाह तबारक व तआला को अपनी ज़ात व सिफ़ात में एक मानना और उसके साथ किसी को शरीक ना करार देना। दूसरा रिसालत यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल और आखिरी नबी हैं।
आप पर वही वो नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है और आपकी शरीयत आखिरी और मुकम्मल शरीयत है। ये दोनों अकीदे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में शामिल हैं। इन इस्लामी अकीदों के बरक्स मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया जो अकीदे ख़त्म नबूवत के सरासर खिलाफ है। इस उसूली और बाकी इख्तिलाफ की मौजूदगी में कादियानियत को इस्लामी फ़िरक़ों में शुमार करने की कोई बुनियाद मौजूद नहीं है और उम्मत इस्लामिया के तमाम ही मकातिब फ़िक्र इस फ़िरक़े के गैर मुस्लिम होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। इस सिलसिले में मारूफ इस्लामी तंजीम राब्ता आलम इस्लामी ने अपने इजलास 6-10 अप्रैल 1974 में 110 मुल्कों से आए हुए मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों की इत्तेफाक़ राय से कादियानियत के मुतालिक तजवीज़ मंजूर करते हुए ऐलान किया था कि ये गिरोह इस्लाम से खारिज और मुस्लिम दुश्मन है। इसके अलावा माजी में मुख्तलिफ अदालतों ने कादियानी के सिलसिले में हुक्म जारी किया। 1935 में बहावलपुर अदालत का फैसला, 1912 में मोंगिर के सब जज की तरफ से मुसलमानों की मस्जिदों में मिर्जाइयों के दाखिले पर पाबंदी में मुत्तहदा अरब अमारत की 1974 में मुत्तहदा अरब इमारत की अदालत आलिया की तरफ से कादियानियों को मुल्क बदर कर देने की हिदायत। इसी तरह 1937 में मॉरिशस के चीफ जस्टिस के जरिए कादियानियों के गैर मुस्लिम होने का फैसला सादिर किया गया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा कि मरकज ने रिटर्न दाखिल ना करने, आमदनी कम दिखाने और गलत जानकारी देने के लिए 1 लाख नोटिस भेजी हैं। उन्होंने कहा कि नोटिस उन लोगों को भेजी गई जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए के करीब है और उन्हें इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक इनके क्लियर होने की उम्मीद है। 164वें इनकम टैक्स डे तकरीब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी मामले 4 से 6 साल पहले दाखिल किए गए पुराने रिटर्न्स के। सीतारमण ने कहा कि 1 लाख नोटिस उन लोगों को भेजे गए जिनकी इनकम फाइल की गई आमदनी से ज़्यादा पाई गई या उसके ज़्यादा होने के सबूत मौजूद हैं। सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के 7 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए करीब 158 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। 18 जुलाई को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए शुरुआत में सहारा के 10 करोड़ इन्वेस्टर्स को ग्रुप की 4 सोसाइटी में फंसे 5,000 करोड़ रुपए रिफंड देने की बात कही गई थी। इन सोसाइटीज ने इन्वेस्टर्स से 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए थे। CRCS पोर्टल के लॉन्च के मौके पर अमित शाह ने कहा था कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के इन्वेस्टर्स को अप्लाई करने की सहूलत हासिल होगी और 45 दिन में उनके पैसे वापस मिलेंगे। पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। पहले फेज में इन्वेस्टर्स को 10,000 रुपये तक का ही रिफंड मिलेगा, यानी अगर जमा रकम 20,000 भी है तब भी सिर्फ 10,000 रुपये ही ट्रांसफर होंगे। लगभग 1,07,000 करोड़ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें माफ कीजिएगा 1,07,00,000 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें पूरा पैसा मिलेगा क्योंकि उनकी रकम 10,000 रुपये तक की है। अलजज़ायर में रिकॉर्ड बुलंद दर्जे हरारत के दरमियान मुतअद्दिद रियासतों में जंगलात में लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 34 हो गई है, जिनमें फौज के 10 अरकान शामिल हैं। ये इत्तला अलजज़ायर की वजारत दाखिला ने दी। एक साबिक़ा बयान में वजारत ने कहा था कि जंगलात और ज़रई फसलों में 57 मकामात पर आग लगी, उनमें से कुछ आबादी वाली देहातों में फैल गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुक्काम ने 1500 शहरियों को वहाँ से निकाला। 6 रियासतों में आग बुझाने की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल हिलाल ने फ्रांसीसी स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एम्बापे के लिए 2,700 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया है। अल हिलाल ने एम्बापे को अपने क्लब का हिस्सा बनाने के लिए पेरिस सेंट जर्मियन फुटबॉल क्लब को 300 मिलियन यूरो की पेशकश की है। इस पेशकश के बाद फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मियन ने उन्हें एम्बापे के साथ इस पेशकश के बारे में बातचीत की इजाज़त दे दी है और अगर इस माहिरे की तस्दीक हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी मुंतकली होगी। अगर एम्बापे सऊदी अरब के क्लब से खेलने के लिए राजी हो जाते हैं तो फुटबॉल की दुनिया में
ये एक इनकलाबी कदम होगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल कतर में मुनक़िद फुटबॉल के आलमी कप के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी क्लब के साथ माहिदा किया था और मेसी के बारे में भी ऐसी ही बातें की जा रही थी। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।